एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर और हिंदी ग्रामर में हमारा आज का टॉपिक है अलंकार का। हमने कल एक टॉपिक लिया था अलंकार का, वो था शब्द अलंकार, और आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार को, क्योंकि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत जो जो अलंकार आते हैं उनको हमने कल पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के अंतर्गत जो जो अलंकार आते हैं उनको पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों के अंतर्गत आने वाले अलंकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस दोनों ही के अलंकार से पूछा जा सकता है। और अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा और आज वाला देख लिया तो आपका अलंकार अधूरा रहेगा। तो इसलिए आप दोनों वीडियो ज़रूर देखें, कल वाला भी और आज वाला भी, तभी आपका अलंकार का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट होगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बिल्कुल निःशुल्क है सब्सक्रिप्शन, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई फ़ोन पर लोड नहीं है। तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, तो हौसला बढ़ता है, अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार को हमने कल पढ़ा था, आज पढ़ रहे हैं हम अर्थालंकार को। तो सबसे पहले ये जान लीजिए अर्थालंकार क्या है। जैसे कि शब्दालंकार होता है तो जहाँ पर शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, वो शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार में क्या होता है, जहाँ अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, वो अर्थालंकार है। अर्थालंकार के मुख्य कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। शब्दालंकार के कितने भेद थे? 5 भेद थे, जो कि कल पढ़े थे हमने। अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, ये सब हमने कल पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थालंकार, और अर्थालंकार के मुख्य 4 भेद हैं। और भी बहुत सारे भेद हैं, मानवीयकरण और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे जो हैं, लेकिन उनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं बनते, क्योंकि वो जो है बहुत हाई लेवल पर बन जाते हैं ना। जैसे कोई अगर राइटर है, कोई लेखक है या पोएम लिखता है खुद, तो वो उनका प्रयोग करता है, उनके लिए वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाता है, उससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कभी भी। इसलिए हम पढ़ेंगे अलंकार के मुख्य 4 भेदों को ही पढ़ेंगे, और उनमें भी हम 3 भेदों को पढ़ेंगे। चौथा जो है वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही कभी भी एग्ज़ाम्स में आया है, ना ही कभी आ सकता है। तो हम अलंकार के 3 भेदों को पढ़ेंगे, अर्थालंकार के 3 भेदों को पढ़ेंगे, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला भेद है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा है विनोक्ति अलंकार। जो 4 भेद हैं, चारों के नाम मैंने आपको बता दिए, पर विनोक्ति अलंकार हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही कभी आता है। ये बहुत ऊपर हाई लेवल, विनोक्ति अलंकार, मानवीय अलंकार और भी बहुत से अलंकार हैं, ये हाई लेवल के हैं, हमारे सिलेबस में वहाँ तक का नहीं है। तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान बताऊंगी मैं आपको, क्या होते हैं उसके उदाहरण भी बताऊंगी, ताकि आप उसको आसानी से पहचान सकें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। तो उपमा क्या होता है? किसी की तुलना करना, उपमा देना यानी तुलना करना, जिसमें किसी की तुलना किसी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होगा। ठीक है, सीधी भाषा में अगर कहा जाए किसी को किसी से कंपेयर करना, तुलना करना, जो है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, जब किसी की किसी से तुलना की जाती है। तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे की जाती है वो उपमान होता है ना। तो उपमा अलंकार तुलना करने को कहते हैं, और इसके भी 4 अंग हैं। 4 कौन कौन से अंग हैं? उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये 4 इसके अंग हैं। इनको भी आप जान लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए कोई भी पंक्तियाँ दी हुई हैं और उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें उपमेय कौन है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उपमेय आपको पता होना चाहिए कि उपमेय कहते किसको हैं, तभी तो आप ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे। तो उपमेय किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, जैसे बोला जाए कि राम जो है शेर की तरह बहादुर है। ठीक है, तो यहाँ पर राम जो है ये उपमेय हुआ, शेर नहीं हुआ। ठीक है, उपमेय कौन हुआ? जिस व्यक्ति की तारीफ की जाए, जिस व्यक्ति की तुलना किसी से की जाए, वो व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, किसी भी वस्तु के, मान लीजिए जैसे पहाड़, बहुत आसमान कितना ऊंचा है, आसमान जितना ऊंचा है पहाड़, तो यहाँ पर पहाड़ की तुलना की जा रही है, तो वो उपमेय हुआ। ठीक है,
तो मतलब जिस व्यक्ति या जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है, ठीक है, जिससे, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो उपमान है, क्योंकि जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। साधारण धर्म क्या होता है? उपमेय और उपमान, यानी जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है, दोनों को यहाँ पर लिया गया है। उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से की जाती है वो साधारण धर्म होता है, जिस उद्देश्य से की जाती है, ठीक है, वो साधारण धर्म है। अब वाचक शब्द क्या हैं? वाचक शब्द वो हैं जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए, वो होते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द बहुत आसान है, देखकर पता चल जाता है। कौन कौन से? सम, सी, सा, सरेस, ये जो हैं वाचक शब्द हैं। और उपमा अलंकार की पहचान भी यही है, ठीक है। अगर किसी भी पंक्ति में कोई भी पंक्तियाँ लिखी हैं, लाइन्स लिखी है, कविता लिखी है, उसमें अगर बीच में कहीं पर भी सम, सी, सा, सरेस इस तरह से वर्ड आ रहे हैं तो समझ लीजिए वो उपमा अलंकार है, ठीक है। ये उपमा अलंकार की पहचान है। आपको अगर उपमेय, उपमान ये सब कुछ नहीं मान लीजिए पता है, तो आप बस इस वर्ड को देख लीजिए कि अगर कहीं पर भी सम, सी, सा, सरेस ये वर्ड आ रहे हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पर उपमा अलंकार ही होगा और कोई सा अलंकार नहीं होगा। जहाँ पर भी सम, सी, सा, सरेस इस तरह के वर्ड आ रहे हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार ही होगा। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, तो यहाँ पर सरिस आया, या चंद्रमा सा मुख आया, तो सा जो है या कुछ भी, तो सा, सी, से या सरिस इस तरह के वर्ड आना तो वो उपमा अलंकार ही होगा, ठीक है। और ये होते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द वो होते हैं जो उपमेय और उपमान में समानता दिखाने का काम करते हैं, मतलब दो चीज़ों को जोड़ने का एक तरह से काम करते हैं, वो होते हैं वाचक शब्द। तो आपने ये इसके उपमा अलंकार के जो 4 अंग हैं वो जान लिए कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या होते हैं। आप उदाहरण देखकर भी समझ जाएंगे अभी। तो उदाहरण देखिए आप पहले उपमा अलंकार का उदाहरण देखिए। कर कमल सा कोमल है, यहाँ पर देखिए सा आया। सबसे पहली बात तो सा आया, तो इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सा आया तो ये उपमा अलंकार है, ठीक है। अब देखिए आप उपमेय, उपमान और साधारण धर्म की पहचान देखिए। यहाँ कर जो है उपमेय है, कर यानी किसकी तुलना की जा रही है? कर की। किससे की जा रही है? कमल से। तो जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय और जिससे की जाती है वो होता है उपमान। तो यहाँ पर कर क्या हो गया? ये उपमेय हो गया। अब ये कमल जो है ये क्या हो गया? कमल उपमान है। और कोमल क्या है? जिस उद्देश्य से की जा रही, क्योंकि उसके हाथ जो हैं वो कोमल हैं, इसी उद्देश्य से उसने कहा ना कि कर जो है कमल जैसे हैं, बिल्कुल कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे कोमल हैं। तो कोमलता के उद्देश्य से जो है ये तुलना की गई है। तो कोमल क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। अब सा क्या है? सा, ये जो सा है ना ये वाचक शब्द है। इसी की वजह से आप पहचानते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। तो सा, सी से सरिस आता है तो उपमा अलंकार होता है। तो सा क्या हो गया? वाचक शब्द। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैंने लिखा भी है ताकि आप अगर वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाए तो आपको खुद ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए उदाहरण, कर कमल सा कोमल है। कर जो है उपमेय हो गया, कोमल उपमान है, कमल जो है उपमान है, कोमल साधारण धर्म है और सा जो है ये वाचक शब्द है। और आपको उदाहरण देखकर भी पता चल गया, अगर सा आ रहा है, सी आ रहा है, सरिस आ रहा है तो इस तरह के जो वर्ड आते हैं अगर तो उपमा अलंकार होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए उपमा अलंकार का ही। पीपर पात सरिस मंडोला, देखिए यहाँ पे सरिस आया तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। आपको कुछ नहीं करना है, सा, सी से सरिस आ रहा है तो उपमा अलंकार ही होगा, बाकी आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, ठीक है। तो ये उपमा अलंकार का एक उदाहरण देखा। दूसरा देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पर भी सा आया तो इसका मतलब ये भी कौन सा? उपमा अलंकार है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें बस उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द को ध्यान रखना है और सा, सी से सरिस इन शब्दों को ध्यान रखना है कि अगर ये शब्द किसी में आ रहे हैं तो वो उपमा अलंकार ही होगा। बहुत ईजी है उपमा अलंकार, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए रूपक अलंकार देखते हैं। रूपक अलंकार भी कुछ मतलब टफ नहीं है,
लोग कहते हैं कि रूपक अलंकार की पहचान नहीं हो पाती है किसी किसी को कि इसमें रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार पहचानना आसान है क्योंकि सा सी से सरे से इस तरह के वर्ड आते हैं तो उपमा अलंकार पहचान लेते हैं। लेकिन रूपक अलंकार कैसे पहचाने वो भी आप आगे जान पाएंगे। देखिए रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो वहाँ रूपक अलंकार होगा। जैसे देखिए उपमा अलंकार में क्या किया गया था, तुलना की गई थी, किसी को किसी चीज़ का जैसा बताया गया था, वो चीज़ नहीं बताई गई थी, उसके जैसा बताया था। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ठीक है, तो चंद्रमा सा बताया, चंद्रमा के जैसा बताया, चंद्रमा ही नहीं बता दिया, चंद्रमा को ही नहीं बता दिया, चंद्रमा जैसा बताया था। यहाँ क्या है, रूपक अलंकार में कोई भेद नहीं दिया जाता है, कोई भेद नहीं, बिल्कुल उस चीज़ को बिल्कुल वही बता दिया जाता है, उसके जैसा नहीं बताया जाता। ठीक है, आई थिंक समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। उसके किसी भी चीज़ से तुलना नहीं की जाती, उसके जैसा नहीं बताया जाता, उसको ही बता दिया जाता है। इसका मतलब कोई भेद नहीं रखा जाता है उसमें, वही बता दिया जाता है। जैसे राजू शेर है, शेर के जैसा है नहीं, शेर है कह दिया तो शेर है, बिल्कुल भेद ही नहीं रखा उसमें, तो उसको शेर ही बोल दिया, शेर का जैसा नहीं बताया ना, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। जहाँ पर कोई भेद ना रखा जाए वहाँ रूपक अलंकार होगा। इसको उदाहरण देखिए तब समझेंगे आप। यह जीवन क्या है, निर्झर है, यह जीवन क्या है, निर्झर है। यहाँ जीवन को निर्झर के समान ना बताकर जीवन को ही निर्झर कहा गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अभी आप और उदाहरण देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये जीवन क्या है, निर्झर है। यहाँ पहली बात तो ये है, रूपक अलंकार के जो उदाहरण होते हैं आप उदाहरण देख कर समझ जाएंगे कि ये रूपक अलंकार है। कुछ एक उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें कोई पहचान नहीं होती, जैसे ये है, इसमें ऐसे कोई सिंबल या कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप पहचान पाएँ कि ये जो है रूपक अलंकार है। तो आप इसमें कुछ एक ऐसे वर्ड मतलब वाक्य होते हैं तो आप उनमें जो है उसका अर्थ निकाल कर ही आप समझेंगे कि ये जो है रूपक अलंकार है, बाकी कोई इसमें सिंबल नहीं है। आगे जो और वैसे अदरवाइज रूपक अलंकार के एक बहुत अच्छी पहचान है, वो आप अभी आगे देख पाएंगे। कुछ एक ऐसे होते हैं जिनमें आपको अर्थ निकालना पड़ता है और वो टफ नहीं होते, आप आसानी से अर्थ निकाल पाएंगे। देखिए जैसे इसमें देखा आपने, यह जीवन क्या है, निर्झर है, तो इसमें क्या है, अर्थ निकालने में कुछ भी नहीं है, अर्थ तो बहुत इजी है। ये जीवन क्या है, कुछ नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि जीवन क्या है, निर्झर है, निर्झर के जैसा नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर निर्झर ही बता दिया है, इसका मतलब ये रूपक अलंकार है। देखिए आप इसमें प्रायः योजक चिन्ह लगा होता है, प्रायः, यहाँ पर देखिए आप प्रायः बोला जा रहा है, प्रायः का मतलब हो सकता है, मतलब सब में नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी आपने उदाहरण देखा ऊपर, ये जीवन क्या है, निर्झर, इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा था, तो वही बात आ रही कि प्रायः योजक चिन्ह होता है, ज़रूरी नहीं है कि सब में योजक चिन्ह हो ही। ठीक है, लेकिन योजक चिन्ह होता है लगभग 90% जो उदाहरण है इसके, उसमें योजक चिन्ह होता ही है रूपक अलंकार में, तो आप इससे पहचान सकते हैं कि ये रूपक अलंकार है। ठीक है, तो देखिए पहला उदाहरण आप देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, देखिए यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा है। इसमें देखिए राम कृपा भव निशा सिरानी, देखिए यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा है। और इसमें देखिए प्रेम सलिल से द्वेष का सारा अमल, ये देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है, तो जिसमें अगर ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये इस तरह का योजक चिन्ह बीच में लगा है, तो वो रूपक अलंकार ही होगा। दूसरी बात क्या है कि इसमें कोई भेद नहीं रखा जाता है, आप इसमें देख सकते हैं इन उदाहरणों में भी कोई भेद नहीं है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी चांद को ही मांग रहे हो, ये नहीं कह रहे हैं कि चांद जैसा खिलौना हमको चाहिए, नहीं, चांद जैसा खिलौना नहीं मांग रहे हैं, चांद को ही मांग रहे हैं, कोई भेद नहीं यहाँ पर। तो ये हो गया रूपक अलंकार। दूसरा क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण को कमल ही बता दिया है, जैसा नहीं बताया है। ठीक है, इस तरह से ये सभी उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात है कि योजक चिन्ह लगा होता है तो रूपक अलंकार ही होगा। ठीक है, बहुत ही ये एक ट्रिक है, इजी ट्रिक है कि अगर योजक चिन्ह लगा है तो रूपक अलंकार ही होगा। और ऐसे 90% उदाहरण होते हैं जिनमें योजक चिन्ह लगा होता है, रेयर ही ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं लगा है, तो आपको उसका अर्थ देखना होगा कि उसमें अगर भेद नहीं है तो वो रूपक अलंकार होगा, अगर किसी से तुलना बता रहे तो वो उपमा अलंकार होगा। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में
उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें योजक चिन्ह नहीं होता है, इसमें सम, सी, सा ये भी नहीं होता है। इसके जो शब्द हैं वाचक शब्द, जैसे उपमा के वाचक शब्द थे सम, सी, सा, सरेस, है ना, तो जो उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं वो अलग हैं। उपमा के वाचक शब्द अलग हैं, उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द अलग हैं। तो उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द कौन से हैं? देखिए, ज्यों, जनु, मनु, मानो, जानो, जानहु, मानहु, ये सब हैं किसके वाचक शब्द? उत्प्रेक्षा के। अगर ये सभी मतलब इनमें से कोई भी शब्द किसी भी पंक्ति में आ रहा है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। आपको पूरे के अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम्स में, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बस इन शब्दों को ही देखिए, इनमें से कोई भी शब्द अगर आ रहा है तो समझ लीजिए वो उत्प्रेक्षा अलंकार ही है और वो कोई सा अलंकार नहीं है। उदाहरण देखिए, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। देखें, सिर फट गया उसका मानो, ये देखिए मानो आया, अरुण रंग का घड़ा, यहाँ पर संभावना बताई जाती है। ठीक है, संभावना मतलब उसके जैसा भी नहीं बताया जाता, कोई भेद भी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सिर्फ संभावना जताई जाती है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा, मतलब किसी का सर फट गया है तो यहाँ पर कहने वाला बोल रहा है उसका सर फट गया, उसका सर ऐसा लग रहा है जैसे मानो अरुण रंग का घड़ा। अरुण मीन्स क्या होता है? अरुण मीन्स होता है एक तरह से लाल। कौन सा लाल? जो जब सूरज उगता है, सुबह में जब सूरज निकलने वाला होता है तो वो लाल रंग का होता है, तो वही लाल रंग को अरुण बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं? सर फट गया उसका जिसका सर फटा उसका सर देखकर बोला कि ऐसा सर हो गया है, ऐसा लग रहा है मानो उसके सर पर लाल रंग का घड़ा रखा हो, बिल्कुल लाल हो गया है खून से। तो मानो की बात हो रही है, यहाँ पर अरुण रंग का घड़ा बता रहे हैं। ठीक है, तो सर फट गया उसका मानो यहाँ पर आया, देखिए मानो, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा देखिए, नेत्र मानो कमल है। ठीक, मानो आया तो नेत्र मानो कमल है, यानी नेत्र मानो कमल है, उसकी आँखें जैसे कमल के जैसी हों, तो यहाँ पर संभावना बताई जा रही है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो जहाँ पर मानो, जानो, ज्यों, त्यों इस तरह के वर्ड आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ताकि आपको जो है पहचान सकें आसानी से। ज्यों, जनु, मनु, मानो, जानो, जानहु, मनहु, इनमें से कोई भी वर्ड कहीं भी दिखे समझ जाइए वो उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। ठीक है, नेक्स्ट, उपर्युक्त दोनों उदाहरण में मानो वाचक शब्द आया है अतः ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें देखिए उपर्युक्त में दोनों जो है मानो शब्द आया है, इसका मतलब दोनों ये उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। तो मानो की जगह पे अगर कुछ और आता, ठीक है, मनु आता, जनु आता, मानहु आता, तब भी ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है। अर्थालंकार के जो उदाहरण, अर्थालंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं बहुत इजी हैं। उपमा अलंकार में सा, सी, से, सम, सरिस, इनसे आप पहचान सकते हैं। उसके बाद रूपक अलंकार में कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, उसमें कोई भेद नहीं होता और इसमें योजक चिन्ह लगा होता है। अगर योजक चिन्ह लगा है तो आप समझ जाइए वो रूपक अलंकार है। बाय द वे अगर किसी में योजक चिन्ह नहीं लगा है, सम, सा, सी ये भी नहीं है, मानो, जानो भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब आप उसको अर्थ निकाल कर देखेंगे कि इसमें भेद बताया जा रहा है या नहीं, तब आप उससे पहचानेंगे कि ये रूपक अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार के जो उदाहरण हैं उनमें ये लगा रहता है ज्यों, ज्यों, मनु, मानो, जानो, इस तरह के वर्ड अगर लगे हैं तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा पूरी तरह से अर्थालंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार आपके ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। तो कल का वीडियो और आज का वीडियो दोनों मिलाकर के आपका ये जो अलंकार वाला टॉपिक है ना, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए, मैं और उदाहरण आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मेरी समझ में ऐसा लगता है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने जो PDF बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि आप अगर वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाना चाहें तो आपको खुद ही समझ में आ जाए। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।